नींद से भरी गुलाबी आंखें खोलते ही उसने कर देखा बुखारी में रात से लकड़ियां दहक रही थी। कमरे में बाहर यही आग की रोशनी थी जो जल रही थी, इसलिए कमरे में देखा जा सकता था। कमरा इस वक्त अच्छा खासा गर्म था, मगर वो फिर भी कंबल में दुबकी हुई थी। उसने कंबल खुद से हटाते एक निगाह खुद को देखा। वो इस पर झुक चुका था। उठी क्यों हूँ, अभी बाहर अंधेरा ही है। मध्यम मखमूर लहजा, लब नकोश को छू रहे थे। वो पहले भी इसके बेहद करीब थी, अब वो इसे अपने मजीद करीब कर गया था। दहकती आग की रोशनी में वो स्याह आंखों को देख सकती थी। वो उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। आप सोई नहीं रात? से आंखें रच जगह की कहानी सुनाती थी। मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती, मगर सच कहूँ, वो बेबस सा सांस लेता तकिए पर सर गिरा गया था। सर के नीचे दोनों बाजू कैंची की तरह बांध लिए थे। आज उसके पहलू में लेटे छत पर ही निगाहें गाड़े हुए थी, जहां अब वो भी देख रहा था। लकड़ी की ये तिकोनी छत अंदर से काफी खूबसूरत लगती थी। मुझे तुम्हारे साथ भी नींद नहीं आती, वो थका थका सा कह रहा था। वो बस सोना चाहता था। आज ने गर्दन तिरछी करते से देखा, अब भला क्यों इसे नींद नहीं आती थी। जावियार ने भी गर्दन मोड़ते से देखा था। वो मुस्कुराया था। वो भी मुस्कुरा भी ना सकी थी। तुम्हारी नींद अच्छी है, काफी गहरी नींद सोती रही हो। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। आज सच बता गई थी। वो सच ही तो कह रहा था। वो पता नहीं कब इसके आगोश में सो गई, इसे पता ही ना चला। कहते हैं जिनके दिलों पर कोई बोझ ना हो उन्हें नींद काफी अच्छी आती है। वो इसकी ही तरफ देख रहा था। आयश ने इस बार इस मर्द से निगाह न फेरी थी। वो स्याह ट्राउज़र पर स्याह टी शर्ट पहने हुए था। सब सुर्ख व सफ़ेद चेहरा हमेशा की तरह स्याह लिबास में चमक रहा था। स्याह आंखों वाले मर्द की वजाहत में खुदा की सनाई बोलती थी। वो कोहनी के बल करवट लेते इसे देखने लगा। वो आयश के सुनहरे बालों में अब उंगलियां फेर रहा था। मगर मुझे पता है नींद क्यों नहीं आई। मध्यम मखमूर लहजा पहले से भी ज्यादा गंभीर हो गया था। कायनात की सबसे खूबसूरत औरत मेरे पहलू में लेटी हो, मैं कैसे सो सकता हूँ। मैं सारी रात तुम्हें देखता रहा। लफ्जों की जादूगरी से खेलता था ये शख्स। वो उठकर बैठ गई थी, बिखरे बालों को जूड़े में लपेटा, झुकते हुए दूसरी तरफ से अपनी फ्रॉक उठाई और पहनने लगी। वो तकिए पर सर रखे खामोशी से इसे ही देख रहा था। आजकल बस यही तो करता रहता था, बस इसे ही देखता रहता था। वो आग था, वो बर्फ थी। वो ऐसी बर्फ जो आग से भी पिघले ना। मत पहनो अभी, मेरे पास रहो। वो उसका हाथ थाम गया था। लहजे में मिन्नत थी। आयश ने शॉल अच्छी तरह खुद पर ओढ़ ली। जावियार ने इसका हाथ छोड़ दिया था। अजानें हो रही हैं, वो कहते अपनी टांगे नीचे कर गई थी। वो उठकर बैठ गया था। आयश की उठने से पहले ही इसकी कमर में हाथ डाल लिया गया था। उसके शाने पर सर टिका लिया। वो लब काट कर रह गई थी। इसे घेराव करता था, वो बच ही ना पाती थी। ऐसे कैद करता था, रिहाई नामुमकिन हो जाती थी। क्या कभी किसी ने तुम्हें बताया तुम बेहद खूबसूरत हो, तुम आंखों से कैद करती हो। वो मुजस्सम हुई। वो पत्थर हो गई थी। वो क्यों पूछ रहा था वो समझ चुकी थी। वो इसकी आवाज़ में रक़त थी, से आंखों में खून होगा वो जानती थी। वो उसके शाने पर सर टिकाई रहा। बोझल सांसें टूटती जुड़ती रहीं। आयश ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो उसके शाने से सर उठाते इसकी थोड़ी जकड़ते। उसका चेहरा अपनी तरफ मुड़ गया था। इस बात का तो जवाब दे दो, उसके लहजे में इसरार था। स्याह आंखें वाकई में खून थी। नीली स्याह आंखें एक दूसरे की आंखों में गड़ गई थी। बोझल सांसों की गूंज बढ़ने लगी। आयश ने कुछ कहने के लिए लब वाह किए। आयश ने इस मर्द की सांसों को टूटते हुए देखा था। वो सच सुनना चाहता था, मगर चाहता था वो सच इसकी जान भी ना दे। कहा, बहुत बार कहा मैं बेहद खूबसूरत हूँ, मेरी आंखें अपने शहर में बंधाती हैं। आयश ने इस मर्द की जान हकीकतन निकलते देखी थी। वो बेसांस हुआ था, से आंखों में कोई रंग ना रहा। इस मर्द का हर रंग फीका पड़ गया था। मेरी फ्रेंड्स ये कहती थी मुझसे। वो अपना चेहरा मोड़ गई थी। वो गहरे गहरे सांस लेता इसके शाने पर सर टिका गया था।
फ्रेंड्स कहती थीं। वो शाने पर सर रखे पूछ रहा था। हाँ, वही कहती थी। आयश का लहजा सपाट था। फ्रेंड्स कहती थीं। वो फिर से पूछ रहा था। हाँ, उसने वही कहा जो वो चाहता था। फ्रेंड्स कहती थीं। वो उसका चेहरा मोड़े अब पूछ रहा था। हाँ, आयश ने उसकी आंखों में देखते कहा था। फ्रेंड्स कहती थी। वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। चेहरे की चमक वापस आ गई थी। टूटी सांसें बहाल थी। इसे आंखों में इसकी जिंदगी देखी थी। हाँ, वो निगाहें झुका गई थी। मैं भी तो कहता हूँ तुम्हारी आंखें कैद करती हैं। तुमने मुझे कैद कर लिया। वो बारी बारी इसकी आंखें चूम रहा था। तुमने एक बार कहा था तुम ऑफिसर बनकर सबसे पहले सरदार सालियार को अपनी जेल में डालोगी। मैं बगैर किसी जेल के तुम में कैद हो गया। सर को झुकाए अब वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहा था। आयश कुछ पल इसके झुके सर को देखती रही। वो पलंग से उतर गई थी। दूर कहीं से मौसम की आवाज़ आ रही थी। बाहर से आते दरिया के शोर में ये आवाज़ दब रही थी। रात की बारिश दरिया में तड़ातुम बर्पा कर चुकी थी। आज दरिया के शोर की आवाज़ सुनते कमरे से निकल गई। जावियार तकिया पुश्त के पीछे जोड़े पास पड़ी लकड़ी की छोटी सी मेज से सिगरेट का पैकेट उठा गया था। उसे सिगरेट की तलब हो रही थी। नीली आंखों वाली औरत इसे मंशात का आदी बना देगी वो जानता था। वो जाए नमाज पर खड़ी थी। वो इसे भी देख रहा था। पहले तो तुम नमाज नहीं पढ़ती थी। 2 दिन में कैसे हाजन बन गई। सिगरेट का कश लेते इसकी आवाज़ भारी थी। नीयत बांधते वो रुकी थी। सुलगती निगाहों से इस मर्द को देखा। अगर वो इसे शर्मिंदा कर रहा था तो वो ज़रा बराबर ना हुई थे। 2 दिन पहले किसी ने यही बड़ा तवील सजदा किया था। तब से ही मैं हाजन बन गई। उसने हाथ के इशारे से एग्जैक्ट इसी जगह पर इशारा किया जहां इस दिन वो सजदे में झुका हुआ था। जावियार ने कश लेते गहरी निगाह पर डाली। इसके नकूश सुलग उठे थे। आयश ने नीयत के लिए हाथ उठाए। मेरी बीवी इतनी इबादत करके मेरे गुनाह भी माफ़ करवा ही लेगी। वो एक बार फिर रुकी थी। हाथ पहलू में गिराए। बीवी शौहर के साथ इसकी कब्र में नहीं उतरती जो शौहर के गुनाह माफ़ करवाती फिरे। शौहर को भी हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। सुलगते हुए कहा। जैसे कि बेहद संजीदगी से इस्तफसार किया। बस के शौहर कहने पर महफूज हुआ था। वो यूं सुलगती अच्छी लगी थी जैसे कि सुबह अजानों के वक्त ही नशे पर लग गए। जावियार ने आईब्रो झुकाते हाथ में पकड़े सिगरेट को देखा। आज तक इसने खुद को नशे ही नहीं समझा था। वो इनडायरेक्ट इसे नशे ही कह रही थी। जाए मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें। हर वक्त बीवी के पहलू में बैठे रहने से तो गुनाह माफ होने से रहे। वो सुलगते हुए हाथ ऊपर उठा गई थी। इस बार बुलंद आवाज में नीयत बांधी। जावियार खानजादा झुकते हुए आयश सिगरेट ऐश ट्रे में मसल रहा था। पहली बार वो सिगरेट के 1-2 कश लेते छूट चुका था। अब लग रहा था उसकी बीवी इस नशे से इसकी जान खलासी कर ही देगी। वो बुखारी के आगे बैठे लकड़ियां सेट कर रही थी। और इसके पीछे आन खड़ा हुआ था। झुकते हुए इसके सर को चूमा था। सुबह हुई झड़प के बाद वो तपी तपी सी बैठी थी। नाश्ते में सिवाय बिस्किट और चाय के कुछ ना रखा था। वो नाश्ता करके बाहर चला गया था। 5 घंटे बाद इसकी वापसी हुई थी। आज दोपहर में भी इसका खाना पकाने का कोई मूड नहीं था। वह किचन का ठंडा चूल्हा देखते हुए ही कमरे में आया था। इसके सामने रखी पीढ़ी पर आन बैठा और दहकती बुखारी बर्नर स्टोव पर निगाहें जमाई रही। चेहरे पर दुनिया जहां की बेजारी थी। मजाक किया था मैंने। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं उसका हाथ पकड़े वजाहत दे रहा था। आयश ने लब खींचे अपना हाथ इसकी गिरफ्त से खींचा। जावियार ने हमेशा की तरह गिरफ्त आनी कर दी। कितनी देर नाराज रहोगी। इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितना तुम यूं खफा रहकर मेरी जान निकाल रही हो। उसकी तरफ उतने वाली आयश की निगाहें बेसाख्ता थी। वो जामत सी हुई। वजूद बेयकीनियों की जद में आया। वो कब इस मर्द से नाराज होती थी इसकी बड़ी बड़ी बातों से फर्क न पड़ता था। वो क्यों इतनी छोटी सी बात पर इससे खफा होगी। मगर वो तो इससे खफा थे। हकीकत यही थी वो आज सरदार सावियार से खफा थी। जब तुम मुंह बनाती हो मुझे ये सारी दुनिया रूठी लगती है। वो इसकी आंखों में देखते कह रहा था।
आयुष ने अपना पूरा जोर लगाते हाथ इसकी गिरफ्त से खींचा। इस बार सावियार ने छोड़ दिया था। भूख लगी होगी इसलिए वापसी हो गई। वो घुटनों पर थोड़ी रख गई। बेजारी से अब वो बुखारी में दहकते कोयलों को चिमटे से सेट कर रही थी। भूख तो लगी है, सुबह क्या खिलाया था तुमने? वो शिकवा कर रहा था। यकीन करो भूख से भी जान निकल गई है। एक बार दिल किया गाड़ी रोककर किसी होटल से खाना खा लूं, फिर तुम्हारा ख्याल आ गया। आज जलते दहकते कोयलों से खेलती रही। इतनी सीधी बातें कब से करने लगा था सरदार सादियार खानजादा? मेरा ख्याल? कोयले दहक कर अंगारा हो रहे थे। आश ने बुखारी का दरवाज़ा बंद कर दिया। धुआं आंखों में लगने लगा, चुभन बढ़ती जा रही थी। तुम्हारे बगैर कैसे खा लेता? फिर तुम खफा थी, कैसे खा लेता? हाथ फिर से थाम दिया। अब मैं खाना बनाऊं? नजर उठाकर सरदार सावियार को देखा। हाथ छुड़वा लिया गया। मुझे खाना बनाना नहीं आता, वरना मैं बना लेता, बेचारगी से कहा। आपको बनाना भी आता, आप कभी न बनाते। वो पीढ़ी से उठ गई थी। शॉल अच्छी तरह सर पर ओढ़ ली, चुपकर चिमटा उठा लिया। क्यों? वो सर उठाए सवालिया निगाहों से इसे देख रहा था। आयुष ने इसकी तरफ देखा। मोहब्बत करना अलग बात है, मोहब्बत में झुक जाना अलग बात है। मोहब्बत तो कोई भी कर लेता है, मोहब्बत के फराज निभाना हर आशिक के बस की बात नहीं। उसे आंखों में देखते बोली। सावियार ने इसकी आंखों में तपिश देखी थी। वो रुकी नहीं थी, वो चली गई थी। जावियार गहरी सांस भरते कर्टन पीछे को गिरा गया था। ये औरत इससे चाहती क्या है वो समझ न पाया था। आखिर पसंदीदा औरत को समझने के लिए क्या होना चाहिए वो जान न सका था। अजीब बात थी, दुनिया से समझ आती थी, आयुष मलिक नहीं। वो रूहासी से खड़ी थी। वो इसने अपनी पूरी उंगली देसी घी के डब्बे में डबो दी थी। मजाल है अंगूठी उतरी हो। इसकी उंगली सुर्ख हो चुकी थी मगर अंगूठी नहीं निकली थी। आयुष स्लीप के साथ लगकर खड़ी काफी देर तक रोती रही। चादर से अपनी आंखें नाक पोंछते हुए वो मुड़ते हुए काम करने लगी। जर्द शीशों वाले फ्रॉक पर वो जर्दी कश्मीरी कढ़ाई वाली शाल ओढ़ी हुई थी। बालों को जूड़े में लपेटा हुआ था जो बार बार खुल जाता था। खाना पकाते वो बस यही सोच रही थी, बालों पर क्या बांधे। आश मलिक को एक बार फिर से रोना आया था। कल तक वो ये सोचती थी इसे अपनी किस दोस्त से मिलने जाना है, कहाँ पार्टी करनी है, या फिर सरदार सावियार से कैसे जान छुड़वानी है। मगर आज किचन में खड़े इसे गोश्त के एक कचारा जाने की फिक्र थी, कच्चा रह जाने की फिक्र थी। जायका ऊपर नीचे ना हो जाए, बस इसे यही फिक्र थी। जावियार के कपड़े भी इस्त्री करने थे। गोश्त में हिलाते इसे याद आया, दिन में 2 से 3 बार कपड़े बदलता था। इतनी सर्दी में नहा भी 2-3 बार लेता था। थोड़ी देर कपड़े पहनकर फिर नहीं पहनता था। आयुष को अब कपड़े धोने की फिक्र ने आग घेरा था। आयुष ने लाल मिर्च की डिब्बी उठाई। इसे अपने वजूद में भी मिर्चें दहकती महसूस हुई। इसने भर भर कर 4-5 चम्मच मिर्चों के खाने में डाल दिए। सांसों में इस कदर आग दहकी अभी भी कम ना हुई थी। इसने नमक भी खाने में दुगना डाला था। अब वो गुस्से से पतीले में चम्मच चला रही थी। अंदर बैठे जावियार तक चम्मच चलाने और किचन से उठा पटक की आवाजें जा रही थी। ऊंधे मुंह लेते वो मुंह पर हाथ फेरते सीधा हुआ था। आंख लगी गई थी, आवाजों से खुल चुकी थी। मुंह पर हाथ फेरते उठकर बैठ गया था। अब स्टील की प्लेट की गूंज जिसे सुनाई दे रही थी, जैसे दीवार पर जोर जोर से मारी गई हो। वो संजीदा चेहरा लिए रहा। आवाजें बढ़ती जा रही थीं। वो तकिए पर सर रखे दीन दराज हुआ। मेज से सिगरेट का पैकेट उठाया। सिगरेट निकालते वो रुक गया था। सुबह आयुष का ताना देना याद आया था। उसने सिगरेट वापस केस में डाल दिया। सर के नीचे बाजू बांधे वो आंखें मूंद गया था कि जिनसे अभी तक आवाजें आ रही थी। हैरत ये थी इसे इन आवाज़ों से खौफ आ रहा था। इतनी खतरनाक तो गोलियों की बौछार नहीं लगती थी जितनी आवाज़ें थी। वो खामोशी से लेटा रहा। इन आवाज़ों में सोना नामुमकिन था। वो सर शाम में ही कमरे में वापस आई थी। सुबह चाय के साथ बिस्किट दिए थे। दोपहर का खाना स्किप हो गया था, या इसने खुद जानकर किया था। दोपहर में खाना नहीं दिया गया था। मगरिब की अज़ानें हो रही थी।
جب وہ تھال پکڑے کمرے میں داخل ہوئی، زاویار اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھا، وہ سپاٹ چہرہ لیے کارپیٹ پر تھال رکھ گئی۔ زاویار خانزادہ کی مسکراہٹ سمٹی تھی، وہ خاموشی سے پلنگ سے اترتے نیچے آن بیٹھا، تکیے سے ٹیک لگائے وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے عائش کو ہی دیکھ رہا تھا، جس کا موڈ بری طرح خراب تھا۔ وہ کافی بدتمیزی سے اس کے آگے برتن رکھ رہی تھی۔ خالص شہد کی پیالی میں سے شہد چھلک کر باہر آیا، کچھ زاویار کی قمیص کے سینے والی جگہ پر آن لگا تھا۔ عائش کھانا رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ مجھے بھوک نہیں، درشتگی سے کہتے وہ کمبل تہہ کرنے لگی۔ پھر میں کیسے کھاؤں؟ اس کی بات ابھی ادھوری تھی جب عائش نے غصے سے میز سے گلدان اٹھاتے پٹک کر واپس رکھا تھا۔ زاویار خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ پہلا لقمہ لیتے ہی اس کے کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ نمک مرچ زیادہ نہیں، پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے عائش کو بتایا گیا۔ عائش کی گلابی تپش زدہ نگاہوں پر اس نے گلاس واپس رکھ دیا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا تھا۔ عائش کمبل تہہ کرتے پلنگ کی چادر درست کرنے لگی۔ 2-4 بار کے نکھیوں سے زاویار خانزادہ کی طرف دیکھا بھی تھا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ چنگیر میں رکھی جلی ہوئی پوری روٹی بھی کھا رہی تھی۔ اب وہ دوسری روٹی کھا رہا تھا۔ ہرنے والے کے ساتھ وہ شہد کا چمچ بھر کر منہ میں ڈالتا تھا۔ عائش نے نگاہیں پھیر لی۔ دوسری روٹی زاویار نے ابھی آدھی ہی کھائی تھی۔ اس کے آگے سے برتن سمیٹنے لگی۔ زاویار خانزادہ نے سکھا سانس لیا تھا، وہ مزید ایک کھانا بھی نہیں کھا سکتا تھا۔ برتن بڑے سے تھال میں رکھتے وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے وہ اپنا سینہ رب کر رہا تھا جہاں مرچیں دہک رہی تھیں۔ وہ دروازہ کھولتے اندر آئے تو زاویار نے سینے سے ہاتھ نیچے کیا۔ اس پر نرم مسکراہٹ اچھالی تھی۔ یہی کپڑے پہن کر آپ بستر پر لیٹ گئے تھے؟ وہ کڑے تیوروں سے پوچھ رہی تھی۔ چینج کرنے تو تھے۔ اس نے کڑے تیوروں پر سنبھل کر جواب دے رہا تھا۔ اس وقت کہیں جانا ہے آپ کو جو چینج کرنا ہے؟ نیلی آنکھوں میں قہر تھا۔ جانا تو نہیں مگر کپڑے تو بدلنے ہی ہیں۔ اس بار جو سنبھل کر جواب دیا، تیور ابھی بھی کڑے ہی تھے۔ جب کہیں جانا نہیں تو یہی کپڑے پہن کر رکھیں، میں استری نہیں کرنے والی۔ وہ غصے سے کہتے کمرے سے نکل ہی گئی تھی۔ زاویار نے اپنے سینے پر شہد کا داغ دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ داغ لگا سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ ٹشو سے رگڑ رگڑ کر صاف کرتے وہ پریشان تھا۔ وہ سونے کے لیے اب کمرے میں آئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ زاویار پر ڈالی جو صبح والی شلوار قمیض پہنے پلنگ پر تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا، لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھے وہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ جتنا عرصہ اس کے ساتھ رہی اسے اتنی دیر کوئی لباس پہنے نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت تو شب خواہی کا لباس پہن سکتا تھا۔ اس کی ٹراؤزر ٹی شرٹ عائش نے خود طے کر کے ترتیب وار صندوقچی کے خانے میں ایک طرف رکھے تھے۔ زاویار نے اسے دیکھتے پلنگ کے دوسرے کونے پر اس کے لیے جگہ بنائی تھی، وہ جو آج باہر ٹیرس پر بچھے گدے پر سونے کا منصوبہ بنا کر آئی تھی۔ وہ ٹیرس کی طرف نہ بڑھ سکی تھی۔ کھانا خاموشی سے کھا لیا۔ میلے کپڑے بھی پہن رکھے ہوئے ہیں۔ اسے دیکھتے بھی مسکرا بھی رہا تھا، مگر کب سامنے بیٹھا مرد اپنی اصلیت پر آ جائے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ وہ کیا اسے باہر سونے دے گا؟ عائش نے لب کاٹتے سوچا، کیا ہوا ہے؟ کیا سوچ رہی ہوں؟ آؤ۔ اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھاتے اسے دیکھا۔ اسے آنکھوں میں اب سنجیدگی تھی۔ زاویار نے کمبل اپنی ٹانگوں سے ہٹاتے اپنے برابر مزید جگہ بنائی۔ نقوش میں اب تھوڑی سختی تھی۔ عائش مرے مرے قدموں سے پلنگ کی طرف بڑھ آئی۔ پلنگ کے کونے پر بیٹھتے شال اتارتے اس نے پیروں میں رکھ دی۔ زاویار نے وہ شال اٹھا لی۔ کہیں اور رکھنے کی جگہ نہ ملی تو وہ شال اپنے تکیے کے نیچے رکھ دی۔ عائش کروٹ کے بل لیٹ گئی۔ پشت زاویار کی طرف تھی۔ وہ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹاتے اس کی پشت پر نظریں جمع کیا۔ وہ اپنے سامنے والی دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ دیوار سیاہ پتھر کی بنائی گئی تھی۔ گھر چھوٹا تھا مگر شاندار تھا۔ عائش ملک کو اپنی زندگی میں سیاہ رنگ کے علاوہ کوئی رنگ دکھائی نہ دیتا تھا۔ تاریکی، ہر سو بس تاریکی۔ زاویار نے کمبل عائش پر دیا۔ وہ جھکا تھا، اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ عائش نے جلدی سے آنکھیں میچ لی۔ مانتا ہوں جو معصوم ہو، جن کے سینے پر کوئی بوجھ نہ ہو، انہیں نیند اچھی آتی ہے مگر اتنی جلدی تو نہیں آتی نا۔ بس پر جھکے کہہ رہا تھا۔ عائش نے مزید سختی سے آنکھیں میچ لی۔ اسے اشارے سے جکڑے سیدھا کر گیا تھا۔ عائش آنکھیں میچی رہی۔
जाविया की गर्म हिद्दत भरी सांसें आयश के नकोश को झुलसाने लगी। वो उसके नकोश पर उंगलियां फेर रहा था। बर्फ बनी रहती हो तुम हर वक्त। वो गर्दन तक आते ठहर गया। उसके ठंडे नकोश से होते गर्दन तक जाने को दिल ही नहीं किया था। आयश ने मीची आंखें न खोली। वो सीधा हुआ से आंखें छत पर जा टिकी। वो आरजदा सा लगता था। आयश मलिक का बर्फ होना से चुभता था। सीने में अनी गड़ जाती थी। फगार दिल पर हाथ रखे वो अंगीठी में सुलगते कोयलों के मानिंद दहक रहा था। लैपटॉप साइड मेज पर रखते मेज से सिगरेट उठा लिया। लाइटर से जलाते लबों में दबा लिया। सिगरेट के कश लेते वो उस पर झुक चुका था। अब सिगरेट का धुआं वो आयश के नकूश पर छोड़ रहा था। मेरा लम्स तुम्हें हिद्दत ज़दा न कर सका तो मैं हार नहीं मानूंगा मेरी अज़ाब जां। आयश ने आंखें खोल दी। स्या नीली आंखों का तसादम दरिया के दो सरकश मौजों के टकराव जैसा था जो एक दूसरे से टकराकर पाश पाश हो जाएं। मैं बतौर सरदार जावियार खानजादा ही जिद्दी सरकश जालिम नहीं हूँ। मैं मोहब्बत नफरत के मामले में भी जिद्दी हूँ और जालिम भी। तुम्हारी जान अब सिर्फ मेरी है। वो इस पर एक बार फिर से सिगरेट का धुआं छोड़ गया था। आयश मलिक ने इस धुएं में अपनी जान सच में इसके मर्द के हाथों में देखी थी। उसके लबों पर झुक चुका था। कतरा कतरा इसकी सांसें पी ली। इसकी सांसें घूंट ली थी। सिगरेट का जला टोटा कारपेट पर गिर गया था। वो आंच पर झुका रहा। कारपेट ने धीरे धीरे आग पकड़ ली। आग सिर्फ सरदार जाविया के सीने में नहीं, अब कमरे में भी जल रही थी। पलंग के पास आग की तपिश उठ रही थी। वो आयश की कलाइयां जकड़ गया था। सर उठाते इसकी आंखों में झंका था। आयश ने बेतरतीब सांसों के साथ गर्दन तिरछी की। आग के शोले बुलंद हो रहे थे। आयश की नीली आंखों में जरा सेंगी उतरी, मगर स्या आंखों में सिर्फ इश्क की तपिश थी। इसके अलावा कहीं और ना देख सकता था, न हकीकी आग की तपिश महसूस कर सकता था। इसके वजूद में बस आयश मलिक की तपिश दहकती थी। उसकी कलाइयाँ तकिए से ऊपर की जानिब लगाते इसे अपने नीचे कर गया था। पूरी तरह इस पर गालिब आया जावियार। आयश के लब कपकपाए। हलक खुश्क हुआ। जावियार की गिरफ्त इसकी कलाइयों पर फौलादी हो गई। तुम मुझे इस तरह आग लगाती हो, मुझ पर कोई आग असर नहीं करती। वो मखमूल भारी आवाज़ में बोलते इस पर झुक चुका था। गुलाबी लबों को अपने हल्के स्याही माइल लबों में कैद कर लिया। उसके जिस्म जान को खुद में कैद कर चुका था। जिस्म पर मौजूद हर पर्दा उतरते आग की जीनत बना था। आग मज़ीद भड़की थी, मगर पलंग पर मौजूद जिस्मों में जो आग थी वो बुझाई न बुझनी थी। आयश स्याह रंग की गर्म फ्रॉक पर स्याही शाल ओढ़े पलंग पर घुटने ऊपर को समेटे बैठी थी। उस स्याह रंग की ट्राउजर पर स्याह टी शर्ट पहने हुए था। भड़कती आग पर पानी की दूसरी बाल्टी डाल चुका था। कमरे में रखी बाकी चीजें बचाने की कोशिश कर रहा था। आयश जलती बुझती आग को देख रही थी। इसमें इसका वो फ्रॉक जलकर तबाह हो गया था जो इसे सबसे ज्यादा पसंद आया था। उसकी नीली आंखों से आंसू बह रहे थे। जो उसे पसंद होता ये मर्द तबाह कर देता था। वक्त को घड़ी की सुइयों की तरह आगे ले जाओ तो ये सच था, इसकी तबाही इस मर्द के हाथों ही लिखी थी। वो ऊंचा ऊंचा रोना शुरू हो चुकी थी। जाविया खानजादा बुखलाते हुए इसके पास आया। इसके सामने पलंग पर बैठा। वो इसे देखते मज़ीद शिद्दत से रोना शुरू हो चुकी थी। आयश मेरी जान, क्या हुआ है? उसकी गाल पर हाथ रख गया था। आयश की सिस्कानियाँ बुलंद होती गई। पिछले 4 दिनों से यासो ये सिस्कानियाँ, ये बहन जो दिल में दबाए थे, अब भी ना रोती तो सीना फट जाता। इसके सीने पर सर रखी अब रोना शुरू हो चुकी थी। जावियार खानजादा इसकी कमर पर बाजू हमाल की इसका सर चूम रहा था। वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। क्या हुआ है आयश? इस तरह क्यों रो रही हो? तुम्हें तो मैंने कुछ नहीं होने दिया। उसके सीने पर सर रखे रोती रही। इसकी जान लेकर कहता इसने इसे कुछ नहीं होने दिया। आंसुओं में रवानी आई। हिचकियां बुलंद से बुलंद हुई। बताओ, कहीं लगी है आग ने तुम्हें छुआ? आयश ने की सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी। वो छूकर कहता था इसे आग ने तो नहीं छुआ। वो पहले भी ज्यादा शिद्दत से रो रही थी। वो इसका सर अपने सीने से हटाए, इसका चेहरा, इसकी कलाइयाँ, इसकी गर्दन, इसके बाल चेक कर रहा था। कहीं भड़कती आग ने इसकी बीवी को तो न छू लिया हो। आयश का दिल किया वो काश उस आग में कूद ही जाती। वो मासूम था या बनने की कोशिश करता था? बताओ, क्या हुआ है? वो मासूम बना पूछ रहा था। आयश घुटनों में सर लिए रोने लगी। बताओ आयश।
जावियार ने उसका सर उठाया था। मेरा पसंदीदा फ्रॉक था जो जल गया। रोते हुए हिचकियों की सूरत में बताया, बस इतनी सी बात। वो पुरसुकून हुआ था। इतनी सी बात है आपके लिए? आयश की गुलाबी आंखें मजीद बरसी थीं। मेरा पसंदीदा फ्रॉक था, मेरा पसंदीदा। वो हालत के बल चीख उठी थी। इसके यूं चीखने पर शशतर हुआ था। कुछ तो मेरे पास मेरी पसंद का रहने दें, कुछ तो, वो रोते हुए कह रही थी। जावियार के लब बाहम पेवस्त हुए। उसका सीना शल हुआ। वो किस पसंद की बात कर रही थी आखिर? वो बस इसे देखता रहा। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उसे देखते सदियां गुजार सकता था। सदियां गुजर जाती, वो इन आंखों के जज्बात मिटा नहीं सकती थी। मोहब्बत, वफा, इश्क ही ऐसे जज्बे थे जो जब जब आयश मलिक को देखता से आंखों में उतर आते। दूसरी तरफ आयश थी, जब इसे देखती जावियार को लगता वो जज्बे छूकर भी इसे ना गुजरे हों। मैं तुम्हें वो फ्रॉक ला दूंगा। वो पलंग से उठ गया था। न मिला तो? वो रोते हुए सुलगी थी। मैं वैसा ही ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से मिले। मुझे वही फ्रॉक चाहिए जो आग में चला है। वो जिद्दी अंदाज में बोली थी। वो कैसे आयश? वो रुक रुक कर इसे देखने लगा। मुझे वही फ्रॉक चाहिए जो जला है। बस मुझे वही चाहिए जो तबाह किया, वही ला कर दो। वो रोते हुए अब की बार भी चीख रही थी। जावियार खानजादा कुछ पल इसे देखता रहा, फिर खामोशी से कमरे से निकल गया था। वो इसके जाने के बाद जितना ऊंचा रो सकती थी रो रही थी। इसका पसंदीदा फ्रॉक जला दिया, ये आयश मलिक कभी न भूलने वाली थी। धूप आज जोरों पर थी। वो टेरेस पर खड़ी थी, रेलिंग पर बाजू टिकाए दूर पहाड़ी को देखते कमरे से उतापटक की आवाजें आ रही थी। 2 दिन चढ़ते ही नई कारपेट और कमरे के लिए कुछ जरूरी सामान ले आया था। कमरे में इसके साथ 2 मर्द और भी थे। जावियार के कहने पर वही टेरेस पर आई थी। जब तक मर्द चले न जाएं, इसे कमरे में आने से मना किया था। वो किसी गैर मर्द के सामने भी ना आए। वो यही चाहता था। ऐसे जावियार की ये पोजेसिवनेस, ये हक मलकियत गुलती थी। इसे शाहवीर मलिक याद आया था। शाहवीर भी तो था, इससे शिद्दत से मोहब्बत करता था, मगर इतनी शिद्दत ना दिखाता था। वो इस मर्द की शिद्दत से आजिज थी। वो अपने लबों को बेदर्दी से कुचलती पहाड़ों को देख रही थी। सूरज की शुआएं इसकी आंखों में चुभ रही थी। वो फिर भी जिद्दी बनकर खड़ी सूरज को देखती रही। वो उसके पीछे आन खड़ा हुआ था। क्लोन की तेज महक ने आयश के वजूद दिल में इश्तियाल बर्पा कर दिया था। अंदर आकर देख लो, कोई कमी पेशी है तो बता दो। आयश बिना कोई जवाब देते कमरे में आ गई थी। वो कुछ पल टेरेस पर खड़ा रहा। सीने में दर्द सा उठा था। वो सर को झटकते अंदर आया। वो कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। वो नई कारपेट डलवा चुका था, मगर एक कोने में 2 खानों वाली लकड़ी की अलमारी भी रखी थी। वो इस मकान को घर बना रहा था। पलंग पर ढेरों शॉपिंग बैग पड़े थे जो इसके लिए लाया था। वो खामोशी से पलंग की तरफ आई। बेड पर बैठते शॉपिंग बैग खोल खोल कर देखने लगी। जेड फ्रॉक जैसे वो 3-4 किस्म के फ्रॉक लाया था। एक ही जैसे फ्रॉकों का मैं क्या करूँगी? निगाहें उठाए संजीदगी से पूछा, तुम्हें पसंद है इसलिए लाया हूँ। इसी संजीदगी से बताया गया जिस संजीदगी से वो पूछ रही थी। आयशा बाकी चीज़ें देख रही थी। वो उसके सामने दीवार से पुष्ट जोड़े खड़ा था, इसे ही देख रहा था। आयश सारी चीज़ें के करके देखते अब अलमारी में रख रही थी। वो और भी कई सूट लाया था, मेकअप का कुछ सामान लाया था, बैग्स, जूते, हेयर कैचर, ज़रूरत का सामान, चांदी की ज्वेलरी भी है इसमें। और इसके बिल्कुल पीछे आन खड़ा हुआ था। दुकानदार कह रहा था, आजकल फैशन में बहुत इन है, लड़कियां बहुत पसंद करती हैं। आज चांदी की माथा पट्टी ही हाथों में पकड़े देख रही थी, जिसके साथ जंजीरें और छोटे छोटे घुंघरू लटके हुए थे। रेड और ग्रीन कलर के बीड्स भी लगे थे। आयश को वो पसंद आई थी। उसने वो ज्वेलरी अलमारी में रख दी। नाश्ता बनाने का दिल नहीं कर रहा था तो रहने दो, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। वो इसके मजीद करीब आ गया था। आयश अगर ज़रा सा हिलती तो इसकी पुश जावियार के सीने से जा लगती। आयश ने कोई जवाब नहीं दिया था, वैसे ही खड़ी रही। वो थोड़ा सा पीछे हुआ। आयश पलटी थी। इसे साफ सुथरे खुरदरे इस्त्री शुदा शलवार कमीज में देखते वो शशतर हुई। इसने कोई सूट इस्त्री करके नहीं देखा था। बुलझन भरी निगाहों से जावियार को देख रही थी। वो खुद कपड़े इस्त्री करे ये हो ही नहीं सकता था। अच्छा लग रहा हो ना? वो थोड़ा सा झुककर बोला था। आयश गड़बड़ा कर रह गई, चेहरा खौफज़दा हुआ।
खुश फहमियाँ। वो निगाहें झुकाए बड़बड़ाए, उसकी बड़बड़ाहट सुनता हंसा था। वो पलंग पर जा बैठा, शाहाना अंदाज में टेक लगाई, शॉल गर्दन में चटकी, मुस्कुराते हुए मुंह पर हाथ फेरा, कपड़े किसने इस्त्री किए। वो मजीद खुद पर काबू न रख सकी थी। पूछ बैठी, हर काम बाहर से हो जाता है, बाकी सब काम भी हो जाएगा, बस तुम मुस्कुरा दिया करो, मेरा सुकून तुम्हारी मुस्कुराहट में है। उसे देखते कह रहा था, नाश्ता लाती हूँ। वो रुकी नहीं थी, चली गई थी। वो गहरी सांस भरता पलंग से टेक लगा गया था, दिल शल हुआ था। वो इस वक्त एक कार्गो ट्रक में छुपा था। इसके ऊपर भारी सामान लदा था। इसके जख्मी बाजू के टांके खुल चुके थे। उसकी शर्ट एक बार फिर से खून से तर थी। दरकजी ने कराहते हुए अपने ऊपर से एक लकड़ी का डिब्बा हटाया जिसमें कोई मशीनरी रखी गई थी। वो डिब्बा काफ़ी वजनी था, जिसे हटाने के चक्कर में इसका बाजू मजीद जख्मी हो गया था। वो बमुश्किल सांस लेते ट्रक की दीवार से टेक लगाए हुए था। इसकी टांग के ऊपर भी एक भारी डिब्बा था। वो अपनी टांग हिला भी नहीं पा रहा था। आज चौथा दिन था। वो इसी ट्रक में था जो बहुत जल्द मेक्सिको की सरहद पार करने वाला था। इस बीच में बहुत बार ट्रक रुका था। ट्रक से उतरते इसने खाना और बाकी ज़रूरियात भी पूरी की थी, मगर जो भी किया था छुप छुपा कर किया था। ट्रक को चलाने वाले ड्राइवर इस पर सामान ऐसे लादे थे जैसे इसके पास इंसानी जिस्म नहीं, लोहे की बॉडी हो। वो चीखते हुए अपनी टांग निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर निकाल नहीं पा रहा था। दरवाजे ने एक दो बार दरवाज़ा खटखटाते ट्रक ड्राइवर से मदद मांगी, मगर वो लोग विक्रम से भी बड़े दरिंदे थे। सुनी अनसुनी कर कहते, प्लीज़ हेल्प मी, माय लेग इज़ इंजर्ड, आई कांट ब्रीथ। वो ट्रक खटखटाते चीख कर कह रहा था, मगर ट्रक ना रुका था। वो चलता रहा। वो गहरे गहरे सांस लेते अपनी टांग खुद ही निकालने की कोशिश करने लगा। भारी लकड़ी का बॉक्स हटाने की कोशिश की, मगर शल हुए बाजू की वजह से वो इस बार भी कामयाब न हो सका। वो ट्रक के साथ सर टिकाए अपना स्वेटर उतारने लगा। स्वेटर उतारते अब वो अपनी शर्ट उतार रहा था। इसका पूरा वजूद दर्द और जख्मों से पसीने से निचल रहा था। अगर इसे गोली ना लगी होती तो इसके लिए इतनी मुश्किलात ना होती। वो आसानी या मुश्किल से किसी न किसी तरह यहाँ से निकल ही जाता, मगर जख्मों की वजह से ये सफ़र मुश्किल हो गया था। दरकजी खानजादा ने शर्ट उतारते अपने जख्मी खून रिश्ते बाजू पर सख्ती से बांध ली। स्वेटर से वो अपना सीना, अपनी गर्दन साफ करने लगा। टोरंटो की जेल में बैठे वो इंतज़ार करता तो मुश्किल हो जानी थी। इसकी ज़मानत किसी तौर पर नहीं होनी थी। मर्डर अटेम्प्ट केस और स्टेट को आग लगाने के जुर्म में दफात बड़ी गहरी लगनी थी। फिर कामिल जहांगीर इसे अंदर रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता। वो जो कुछ कर रहा था अपनी बीवी बच्चे के लिए कर रहा था। इनाया और जरगाम को कामिल से बचाने के लिए इसे जेल से छूटने का यही रास्ता नजर आया था। कानूनी तौर पर अपनी जंग लड़ता तो हार जाता। दरकजी ने चीखते हुए अपनी टांग भारी डब्बे से नीचे खींची, मगर बेसूद और ऊंची ऊंची चीखें मारने लगा। दर्द इतना था वो सहन न कर पा रहा था। टांग जिस्म से अलहदा हो चुकी हो, इससे इस वक्त यही लग रहा था। वो अपने होश खोने को था। इसकी बंद होती आंखों के सामने इनाया का चेहरा आया। वो सड़क पर रोते से तलाक मांग रही थी। अब की बार तकलीफ पहले से ज़्यादा हुई थी। धुंधली आंखों में वो कामिल जहांगीर के साथ खड़ी हंसती उतर आई थी। अब सीने में पहले से ज़्यादा दर्द हुआ था, इस कदर दर्द जितना पहले कभी ना हुआ था। वो कराहते हुए होश खो रहा था। अनाया, इसके लबों से टूट टूट कर इसका नाम अदा हुआ था। वो रोते हुए इसके सामने इससे जरगाम मांग रही थी। स्याह चादर में सर से पैर तक लिपटी वो बारिश में भीगी सी खड़ी थी, और इसके सामने ही तो जरगाम को लिए अपने सीने से लगाए हुए था। इसे देने को तैयार ना था। इसकी नशीली आंखों में बस कहर था। वो रो रही थी, अपना बच्चा मांग रही थी। 4 दिन पहले हुई डील वो याद करने लगा था, मगर होश खोने से पहले इसे इतना याद आया वो अनाया से मिला था। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔